स्टडी फॉर सेल्फ में आपका स्वागत है। आज हम लोग एडीओ का टेस्ट नंबर 10 देखेंगे। बीपीएससी एडीओ का जो एग्जाम होने वाला है उसका टेस्ट नंबर 10 देखेंगे। ये टेस्ट जो है केजीएस आईएएस के द्वारा, खान सर के आईएएस कोचिंग जो है उसके द्वारा करवाया जा रहा है। तो ये जनरल स्टडी से रिलेटेड है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विभिन्न राशि एवं उनके मात्रक के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दाब क्या हो गया? प्रेशर। प्रेशर का यूनिट बोला जा रहा है कि आपको पास्कल है, सही है। कार्य मतलब वर्क, वर्क का यूनिट बोला जा रहा है कि जूल है, सही है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता न्यूटन, गलत है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता जो होती है आप उसको बेकुरल में नाप सकते हैं, क्यूरी में नाप सकते हैं या फिर रदरफोर्ड में नाप सकते हैं, लेकिन न्यूटन नहीं है। फोर्स का यूनिट न्यूटन है। तो ये आपको क्या हो गया? गलत हो गया। लेंस की क्षमता डॉप्सन, नहीं। लेंस की क्षमता जो है आपको, लेंस की क्षमता हम लोग किस में नापते हैं? तो लेंस की क्षमता के लिए हम लोग डायोप्टेयर का इस्तेमाल करते हैं। किसका? डायोप्टेयर का इस्तेमाल करते, जबकि यहाँ पे डॉप्सन जो यूनिट है ये आपको ओजोन की सांद्रता नापने के लिए होता है। किसके लिए? ओजोन की सांद्रता डॉप्सन यूनिट में नापी जाती है, जबकि लेंस की क्षमता डायोप्टेयर में नापी जाती है। तो ये भी क्या हो गया? आपका गलत हो गया। तो 3-4 गलत है और सही कथन आपको क्या हो गया? 1 और 2 आपका क्या है? 1 और 2 सही है। दो नंबर पे आते हैं हम लोग। वायु की गति के मापने हेतु निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायु की गति मापने के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। जबकि बैरोमीटर से क्या होता है? आपको वायुमंडल के दाब मापने हेतु बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायोमीटर, निम्न ताप को मापने हेतु क्रायोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। गैस या द्रवों के दाब को मापने हेतु हम लोग मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तीसरे नंबर पे आई है, निम्नलिखित भौतिक राशियों पर विचार कीजिए। गुरुत्वीय विभव, विस्थापन, संवेग, समय कौन सी सदिश राशियां हैं? तो देखिए, विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। संवेग क्या है? सदिश राशि है। जबकि समय और गुरुत्वीय विभव आपको क्या है? सदिश राशि नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? 2 और 3। 2 और 3 जो है आपका वो सदिश राशि है और गुरुत्वीय विभव तथा समय जो है वो सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि के विषय में देखिएगा तो वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग, आवेग, ये सारा क्या है? सदिश राशि। ज्यादातर में देखिएगा वेग या व रहेगा, वेग या व का इस्तेमाल जरूर रहेगा। तो वो सारा क्या हो जाता है? सदिश राशि हो जाता है। जैसे कि वेग से देखिएगा, वेग हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया, और इसे देखिए विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, एक बल हो गया। बल भी क्या है? सदिश राशि है। 4 नंबर पे आई, निम्नलिखित में से किसे गति के पहले वैज्ञानिक अध्ययन का श्रेय दिया जाता है? गति का पहला अध्ययन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपको गैलीलियो को पहला श्रेय दिया जाता है। एक्चुअली में क्या है कि गैलीलियो जो है पहले व्यक्ति थे जिन्होंने काइनेमेटिक्स के जरिए गति का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। काइनेमेटिक्स के जरिए गति का वैज्ञानिक अध्ययन किया था और इसे परिभाषित किया था। गति को सर्वप्रथम परिभाषित करने का कार्य गैलीलियो के द्वारा ही किया गया था। प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को गैलीलियो ने गति कहा था। प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को गैलीलियो ने क्या कहा था? गति कहा था। प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को गैलीलियो ने क्या कहा था? गति कहा था। ठीक है। 5 नंबर पे आइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि, बिल्कुल सही है। दूरी ना व से शुरू हो रहा है ना वेग इसमें है। दूरी क्या है? अदिश राशि है। सामान्यता का बात कर रहे हैं हम, तथा यह सदैव धनात्मक होता है। दूरी हमेशा का हमेशा क्या होता है? धनात्मक, बिल्कुल। जैसे यहां से यहां गए, यहां से यहां आए, यहां से इधर चले गए, यहां से इधर आ गए, तो सारा डिस्टेंस को नापा जो जाता है इसी को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा। विस्थापन, वी आ गया ना, विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। ये सदैव ऋणात्मक होता है, ऐसा नहीं है। अगर यहां से यहां तक का दूरी अगर 5 मीटर है तो विस्थापन क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर यहां से जाके और फिर रिटर्न हो जाए
तो 5 जाने में लगा और 5 आने में लगा, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इधर चला 5 मीटर और फिर यहाँ पहुंचा और फिर थोड़ा 5 मीटर तक आगे चला गया, तो क्या हो गया 5 मीटर प्लस में घटा और 5 5 10, तो क्या हो जाएगा -10। तो यहाँ पे 5 भी हो रहा है, -10 भी हो रहा है और 0 भी हो रहा है। तो विस्थापन एक जो सदिश राशि है वो 0 भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, इसलिए क्या हो गया आपको गलत हो गया। त्वरण एक सदिश राशि बिल्कुल वो आ गया, तथा इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है वेलोसिटी बटा टाइम, और इसका यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होता है। तो वही दिया हुआ है मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। ठीक है, तो आंसर आपका ये भी सही है और ये भी सही है। 1 और 3 आपका क्या हो गया सही हो गया, 1 और 3 आपका सही हो गया। आ जाइए आप 6 नंबर पे, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे ध्वनि हम लोग बोलते हैं ध्वनि, अब उससे क्या हो जा रहा है विद्युत ऊर्जा में। जैसे हम लोग टेलीफोन पे क्या करते हैं मोबाइल पे बोलते हैं और वो आगे वहां सुनाई देता है जिस व्यक्ति से हम बात करते हैं। इसका क्या मतलब, कहाँ हम लोग बात करते हैं माइक्रोफोन पे बात करते हैं, वो दूर जाके दूसरे के टेलीफोन पे सुनाई देता है। तो यहाँ ध्वनि ऊर्जा किस में बदल गया विद्युत ऊर्जा में, तो माइक्रोफोन आपको इसका आंसर हो जाएगा। तो माइक्रोफोन का क्या काम है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। जबकि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने हेतु लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता है। लाउड स्पीकर क्या हम लोग वायर लगा देते हैं और उससे क्या होता है लाउड स्पीकर से साउंड निकलना शुरू हो जाता है। तो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल क्या होता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, जबकि माइक्रोफोन में हम लोग बोलते हैं तो ध्वनि ऊर्जा किसमें बदल जाता है विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है, 7 नंबर पे गुरुत्व जनित त्वरण जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पृथ्वी के ध्रुव पर इसका मान न्यूनतम होता है। देखिए ये है, ये आपको क्या है विषुवत रेखा, ये है आपको ध्रुव, तो ध्रुव पे इसका मान अधिकतम होता है और ये विस्थाप यहाँ जो है भूमध्य रेखा पर विषुवत रेखा पे इसका मान न्यूनतम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूनतम हो गया, तो पृथ्वी के ध्रुव पे इसका मान न्यूनतम, उल्टा बता दिया। गुरुत्व मतलब ये जो है आपका ध्रुव पे क्या होता है अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पे इसका मान महत्तम होता है, नहीं विषुवत रेखा पे इसका मान न्यूनतम होता है। तो ये भी क्या हो गया आपको गलत हो गया। पृथ्वी की घूर्णन गति कम होने पर इसका मान बढ़ जाता है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है जी डैश बराबर होता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये ओमेगा क्या है आपको एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, घूमने की गति है इसका, जो पृथ्वी जो घूमती है। अगर सोचिए कि ये घूर्णन गति कम हो जाए, पृथ्वी की घूर्णन गति कम हो जाए, तो ये अगर कम हो गया तो इसमें से जी में से कुछ घटेगा। अगर सोचिए जी का मान 10 है और ये अगर मान ली आर के साथ इसका गुना होके 5 आ जाए, तो 5 आ जाए तो यह क्या हो जाएगा 5 हो गया। अब इसका आपको वैल्यू कम कर देना, 4 कर दीजिएगा, तो 10 में से 4 घटेगा तो क्या बचा 6 आ जाए। अगर इसका मान घटा तो ये जो है जी डैश का मान क्या हो जा रहा है बढ़ जा रहा है। तो कहने के बाद पृथ्वी की घूर्णन गति कम होने पर तो इसका मान क्या हो जाता है बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है। अब पृथ्वी की घूर्णन गति की वृद्धि होने पर इसका मान कम हो जाता है। अगर देखिए ये अभी यहाँ 5 है ना, यहाँ आप क्या कीजिए 7 कर दीजिए, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करके 7 आ गया, क्योंकि आर तो फिक्स है हमेशा, आर क्या है रेडियस है अर्थ का, तो अर्थ का रेडियस तो नहीं ना बदलेगा। तो दोनों का सोचिए मल्टीप्लाई करके 7 आ गया और यहाँ पे 10 है, तो 7 में से 10 घटा तो 3। अगर मान लीजिए कि ये ओमेगा का वैल्यू बढ़ता है तो ये क्या हो गया एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है घट जाता है। तो वही बोल रहा है कि ओमेगा क्या है आपको घूर्णन गति है, तो पृथ्वी की घूर्णन गति में वृद्धि ओमेगा में वृद्धि, तो इसका मान में कमी, देख रहे हैं ना। अगर ये 7 हो गया तो ये क्या हो गया 3 हो गया। ये भी सही है और ये भी सही है, तो मतलब 3 और 4 आपका क्या है 3 और 4 आपका सही है। 8 नंबर पे आते हैं पृष्ठ तनाव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पृष्ठ तनाव क्या है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन बराबर होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसे सरफेस टेंशन कहते हैं। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति, फोर्स के लिए क्या होता है न्यूटन, लेंथ के लिए क्या होता है मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर हो गया, न्यूटन प्रति मीटर बिल्कुल सही है। द्रव्य का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव का मान कम हो जाता है, सही बात। अगर टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा तो पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है कम हो जाता है।
पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। बिल्कुल सही है। एक्चुअली में क्या है कि पृष्ठ तनाव का काम क्या है कि अपने एरिया को कम करना, और जितना भी एरिया अगर आप लेते हैं, ठीक है, जितना भी एरिया लेते हैं, जितना तरह का एरिया लेते हैं, उसमें सबसे कम एरिया किसका ऑक्यूपाई होता है? गोले का होता है। तो इसलिए वर्षा की बूंद क्या हो जाएगी? गोल हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? पृष्ठ तनाव वर्षा गोलाकार सही है। ये भी आपको मान कम हो जाता है, सही है। और न्यूटन मतलब तीनों का तीनों क्या हो गया आपको? सही हो गया। 9 नंबर में 8 नंबर में तीनों का तीनों क्या हो गया आपको? सही हो गया। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, कितना नंबर है? 9 नंबर। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या रहती है? अपरिवर्तित हमेशा रहती है। ठीक है। और ये आयाम हो गया, आयाम क्या हो गया? एम्पलीट्यूड। चाल हो गया वेलोसिटी, तरंग दैर्घ्य क्या हो गया? लैम्डा। ये सारा क्या हो जाता है आपको? एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो ये सारा क्या हो जाता है आपको? बदल जाता है। ठीक है। 10 नंबर पे आइए। सेल्सियस पैमाने पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो सेल्सियस के पैमाने पर देखिएगा तो ये होता है 36.9 डिग्री। साधारण भाषा में क्या बोला जाता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड बोला जाता है। ठीक है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड साधारण भाषा में बोला जाता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अवतल दर्पण में फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखे किसी वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनेगा? देखिए एक चीज में याद रखिए, क्या याद रखना है इसमें? ये याद रखना है कि सोचिए कि ये आपका दर्पण है, और दर्पण में ये 3 स्थान फिक्स कीजिए आप। ये आपको फोकस लेंथ है F, ये आपको C है। ठीक है। अब देखिए, अब वस्तु कहां हो सकता है? वस्तु हो सकता है आपको ये अनंत पे हो सकता है। अनंत पे होगा तो प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा? फोकस पे बनेगा। जैसे जैसे इधर लाइएगा, अब देखिए अनंत पे था तो क्या हुआ? फोकस पे बना। अनंत पे था तो क्या हुआ? फोकस पे बना। अब अनंत से आ जाइए इस लाइन पे, यहां पे आया वस्तु, तो अब देखिए अब जब ये इधर आएगा तो ये क्या होगा? इधर आएगा। बस इतना ही याद रखिएगा, ये इधर तो ये इधर। जैसे ही वस्तु पहुंचा वक्रता केंद्र पर, ये भी इधर खिसकते खिसकते कहां आ गया? वक्रता केंद्र पर। अब वस्तु को रखिए सी और एफ के बीच में, ये खिसकते हुए इधर खिसकना है तो ये किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। तो यही नियम है। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन, देखिए इसी से पता चल जाएगा कि अवतल दर्पण में फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखे किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां रखा है? देखिए यहां पे है ना, ये सॉरी वक्रता केंद्र, फोकस तथा वक्रता केंद्र। तो फोकस तथा वक्रता केंद्र में ये है आपको ये वाला लाइन, तो ये वाला लाइन। तो जैसे यहां रखिएगा तो क्या होगा? इस साइड मूव करता है ना, तो इस साइड जब मूव करेगा तो ये क्या हो जाएगा आपको? जब वक्रता केंद्र पे है तो वक्रता केंद्र पे ही बना, तो इससे इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में ये आपको डी नंबर हो जाएगा। बस ये याद रखना, आप वस्तु को इधर रखिए, आप प्रतिबिंब को इधर लेके चलिए। और एक चीज क्या रखना, जब अनंत पे रहेगा तो क्या बनेगा? फोकस पे बन जाएगा। अनंत पे वस्तु रहेगा तो फोकस पे। बस इसको इधर इधर, वस्तु को इधर लाते जाइए और प्रतिबिंब को इस साइड में भगाते जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है? तो हीरे का चमकना है, कांच में आई दरार का चमकना है, रेगिस्तान में मृग मरीचिका बनना है, जबकि सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना ये आपको अपवर्तन की घटना है, प्रकाश का अपवर्तन की घटना है। जैसे कि पानी के अंदर अगर कोई छड़ी रख दीजिएगा तो छड़ी क्या होगा? आपको टेढ़ा दिखाई देगा। ठीक है। तो ये सारा क्या अपवर्तन की घटना होती है। 13 नंबर, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या हो गया कि देखिए यहां पे अगर वस्तु रखा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए? रेटिना बनना चाहिए। तो निकट दृष्टि दोष में रेटिना पे नहीं बन के निकट में ही बन जाता है। यहीं पे प्रतिबिंब आपका बन जाएगा, निकट में ही, इस वस्तु के निकट ही बन जाता है। दूर दृष्टि दोष में इस रेटिना से दूर जाके बन जाता है। तो निकट में बन गया। तो अब यहाँ पे ऐसा काम कीजिए कि इसको यहाँ पहुंचाना है, तो अगर आप ये वाला लगाइएगा तो क्या करेगा? यहाँ सिकुड़ा देता है। जबकि ये वाला लेंस लगाइएगा तो इसका काम है फैलाना,
ये क्या करता है, फैला। अब फैलाइएगा तो यहाँ तक पहुंच जाएगा ना, तो इसमें कौन सा लगा दीजिएगा आप, यहाँ पे अगर इस तरह का आयन ग्लास लगा लीजिएगा तो ये क्या करेगा, जब यहाँ से रेड मतलब प्रकाश आएगी तो ये इसको फैला के कहाँ तक पहुंचा देगी, फैला के यहाँ पे पहुंचा देगा और प्रतिबिंब आपका क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा। तो आपको कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, और ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। अवतल लेंस आपको लगाना पड़ेगा। 14 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वोल्ट मीटर को सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। सबसे पहले देखिए, वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं कि दो बिंदु के बीच विभवांतर को नापते हैं। दो बिंदु के बीच अगर विभवांतर नापना हो तो हम लोग किसको वोल्ट मीटर कहते हैं। और आमीटर का क्या होता है कि करंट को नापने के लिए आमीटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सोचिए एक वायर है, ठीक है, क्या है, एक वायर है। अब वायर से क्या है कि करंट फ्लो हो रहा है। अब आपको ये जानना है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहीं पर यहीं पे श्रेणी क्रम में ही आपको क्या करना पड़ेगा, एक एमीटर जोड़ देना पड़ेगा। तो जैसे ही श्रेणी क्रम में एमीटर जोड़िएगा तो कहने का मतलब जितना करंट इस वायर होके जाता है वही करंट किसों के फ्लो हो जाएगा, इस आमीटर के होके फ्लो होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में आप जोड़े हैं। और सोचिए कि इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। अगर इसका रेजिस्टेंस होगा तो करंट जो इधर यहाँ से जा रहा है पूरा का पूरा यहाँ से जाने नहीं देगा। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि जितना करंट जा रहा है वायर में करंट उतना ही पहुंचे। तो यहाँ प्रतिरोध हम लोग क्या करेंगे, एकदम न्यूनतम प्रतिरोध, इवन शून्य प्रतिरोध तक पहुंचाने। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य हो जाए। जैसे ही शून्य होगा तो जितना करंट यहाँ आई, अगर 10 एम्पियर जा रहा है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, आपको 10 एम्पियर ही जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे प्रतिरोध हो गया तो 10 एम्पियर जा रहा है, प्रतिरोध के कारण क्या होगा, हीट जनरेट होगा। हीट जनरेट होगा तो ऊर्जा का क्या होगा, नाश होगा। तो यहाँ पर 10 एम्पियर से कितना हो जाएगा, 9 एम्पियर। तो इसके लिए क्या, अब देखिए समझ में आ गया। एक तो आमीटर को हम लोग को करंट नापने के लिए होता है। आमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, क्योंकि जितना करंट जा रहा है उतना करंट को पता करना, तो श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। और आमीटर का प्रतिरोध हमेशा शून्य रखना पड़ेगा ताकि करंट का नुकसान ना हो जाए, एनर्जी का लॉस ना हो जाए। तो आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, बिल्कुल सही है। आदर्श, अब देखिए, अब आपको क्या करना, वोल्टेज नापना। वोल्टेज नापने के, जैसे ये वायर है, इस वायर के बीच में आपको वोल्टेज नापना है। तो ये विभवांतर होता है, तो दो पॉइंट के बीच में आपको जोड़ना पड़ेगा। तो ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, इसी बीच में आप वोल्टेज, तो ये क्या हो गया, करंट अगर इधर फ्लो करेगा, एक करंट इधर फ्लो करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपको किस क्रम में हो गया, ये आपको श्रेणी क्रम नहीं, ये आपको समांतर क्रम में। तो वोल्ट मीटर को सदैव श्रेणी क्रम में, ये गलत हो गया। वोल्ट मीटर को किस में जोड़ना है, समांतर क्रम में। देखा है ना, समांतर क्रम क्या होता है, करंट जब बढ़ जाता है दो वायर में तो उसे समांतर क्रम में कहते हैं। तो करंट, ये असली वायर हमारा ये है, और यहाँ से हम क्या किए, वोल्ट मीटर जोड़ दिए। जैसे वोल्ट मीटर जोड़े तो कुछ करंट इसमें, कुछ करंट इसमें गया। अब देखिए, अब ज्यादा करंट किस में फॉलो करवाना है, इस वायर में फॉलो करना है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम बहुत ज्यादा अनंत कर दीजिए, ताकि इस होके करंट आ ही नहीं पाए। हमको तो इस दो पॉइंट से मतलब है ना, इस दो पॉइंट के बीच में क्या विभव है, तो हम यहाँ पे क्या किए, अनंत कर दिए इसका रेजिस्टेंस अनंत कर दिए। जैसे रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस क्या मतलब, अवरोधक। तो यहाँ पे करंट इधर आना नहीं चाहेगा, करंट सारा अक्सरा क्या होगा, इसी वायर में जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, एक तो वोल्ट मीटर को आपको कहाँ जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ना है, और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत देना, ताकि करंट जिस तार में जा रहा है उसी वायर में जाए, ना कि वोल्ट मीटर के अंदर चला जाए। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, ये सही है। तो इसका मतलब 2 और 3 आपका क्या हो गया, सही हो गया। 2 और 3 आपका सही हो गया। देखिए 15 नंबर, गर्म करने पर किसी अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर गर्म कीजिएगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिरोध घटता है, क्या होता है, कम हो जाता है। एक्चुअली में क्या होता है, अर्धचालक जो है ये कुचालक और सुचालक के बीच होता है। कुचालक और सुचालक के बीच में क्या होता है, अर्धचालक होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर 0 डिग्री पर अर्धचालक को रखिएगा तो कुचालक की तरह काम करेगा 0 डिग्री पर, और जैसे जैसे टेम्परेचर देते जाइएगा ये सुचालक की तरफ जाना शुरू कर देगा। बस इतना ही याद रखना है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए हाइड्रोजन बम जो है, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलके बड़े न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। तो संलयन हो गया, जुटना को संलयन कहते हैं, देखिए संलयन है। और बम बनाना है तो बम हमेशा अनियंत्रित होता है, तो अनियंत्रित संलयन की अभिक्रिया हो जाएगी, अनियंत्रित संलयन की अभिक्रिया हो जाएगी। अब आते हैं हम लोग 17 नंबर पे। 17 नंबर में कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोज सबसे पहले हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा किया गया। जबकि आइंस्टीन के द्वारा 1905 ईस्वी में
इसकी विस्तृत व्याख्या की गई थी, किसका? प्रकाश विद्युत प्रभाव का। और जबकि ये हेनरी हर्ट्ज जो है 1887 ईस्वी में ही इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव के विषय में बता दिया था, लेकिन विस्तृत व्याख्या आइंस्टीन के द्वारा किया गया 1905 ईस्वी में। तो ये आंसर हेनरी हर्ट्ज हो गया। और मैक्स प्लांक का अगर बात कीजिएगा तो क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने दिया था। और रॉन्टजेन तो जान ही रहे हैं, एक्सरे की खोज किसने किया था? रॉन्टजेन ने किया था। शुष्क कह रहा है शुष्क सेल का एनोड निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? तो क्या होता है, किसी सेल में एक एनोड होता है, कैथोड होता है। तो एनोड किसका बना होता है? जस्ता का। और वही कैथोड किसका बना होता है? शुष्क सेल में कार्बन का बना होता है। किसका? कार्बन का बना होता है। अब देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्यवर्ती धारा सदैव एक ही दिशा में बहती है। देखिए, दो तरह की धारा होती है, एक दिष्ट धारा, एक प्रतिवर्ती धारा। प्रतिवर्ती धारा इस तरह से चलती है, प्रतिवर्ती। अदृष्ट धारा क्या होती है? हमेशा एक ही ऊपर की तरफ ही चलती है। ये प्रतिवर्ती हो गया, मतलब एसी करंट। ये आपको डीसी डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रतिवर्ती धारा, प्रतिवर्ती मतलब एसी धारा सदैव एक ही दिशा में। एक ही दिशा में कहाँ? ये प्लस है, ये आपको माइनस है। तो ये वाला आपको क्या गलत हो गया। दिष्ट धारा एक निश्चित काल अंतराल के उपरांत अपनी दिशा बदलती नहीं। दिष्ट धारा जो है, डीसी करंट जो है, वो हमेशा क्या? हमेशा ऊपर की तरफ ही चलती है। तो ये भी क्या हो गया? आपको गलत हो गया। डायनमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। बिल्कुल सही है। इसका मतलब केवल क्या हो गया? आपको कौन सा कथन सही नहीं पूछ रहा, तो 1 2 क्या है? सही नहीं है। 1 2 आपका सही नहीं है। 20 नंबर पे आइए। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? रेडियो सक्रिय तत्व में अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों का उत्सर्जन। सही बात है। अल्फा प्लस होता है, बीटा माइनस होता है, गामा न्यूट्रल होता है। इन किरणों में सबसे अधिक आयनन क्षमता अल्फा किरण में होती है, क्योंकि अल्फा किरण का साइज क्या होता है? ज्यादा होता है। तो अल्फा किरण आयनन ज्यादा अच्छा से करता है, जबकि गामा किरण जो पेनिट्रेट सबसे ज्यादा करता है, भेदन सबसे ज्यादा किसका होता है? गामा किरण का। एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होता है? गामा किरण का होता है। अल्फा किरणों में प्रवृत्ति ऋणात्मक होती नहीं, अल्फा किरणों की प्रवृत्ति क्या होती है? धनात्मक होती है। तो ये क्या हो गया? आपको गलत हो गया। सभी प्राकृतिक रूप से सक्रिय रेडियो सक्रिय तत्व अंततः शीशा में बदलते। ये भी क्या आपको सही है। तो कौन सा सही हो गया आपको? ये पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही। सिर्फ सी नंबर गलती है, तो सही नहीं है। तो सी आंसर हो गया आपको, सही नहीं पूछ रहा है। अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर अश्व शक्ति होती है। धुआं निम्नलिखित में से किस प्रकार के मिश्रण का उदाहरण है? तो देखिए, धुआं का क्या मतलब? गैस हो गया। और गैस में सॉलिड पार्टिकल्स होता है। गैस में क्या होता है? सॉलिड पार्टिकल्स होता है। तो गैस में ठोस का मिश्रण क्या है? धुआं। एक कोलॉइड के रूप में बनता है। ये क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु का उदाहरण है? उपधातु का मतलब होता है जो धातु और अधातु दोनों के बीच में होता है, उसे ही हम लोग उपधातु कहते हैं। जिन तत्वों में धातु और धातु दोनों के गुणधर्म विद्यमान होते हैं, उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। तो ये देखिए, प्लेटिनम आपको क्या है? धातु है। प्लेटिनम क्या है? धातु है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। जबकि आप बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ये 6 तरह का क्या है? उपधातु है। तो ये सारा क्या है? आपको उपधातु है। 24 नंबर पे आ जाइए। 24 नंबर पे, किसी परमाणु की तृतीय कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए 2n² का फॉर्मूला होता है। तो n क्या है? किसी कक्षा की संख्या को कहते हैं। तो कौन सी कक्षा का पूछ रहा है? तृतीय कोश का पूछ रहा है। तो 2 गुना 3 का स्क्वायर। तो क्या हो गया? 3 दूनी 6 और 6 दूनी क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आप सॉरी, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। तो ये 18 हो गया। तो 18 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे मिलेगा। और कक्षा की संख्या, कक्षा कैसे लिखते हैं? के लिखते हैं, एल लिखते हैं, एम लिखते हैं। तो कौन सा कक्षा हो गया? ये तृतीय कोश है, तो एम हो गया। ये एम सेल। भारी जल का अनुभार क्या होता है? देखिए, एक तो H2O होता है, जिसका ऑक्सीजन का क्या हुआ? 16। हाइड्रोजन का भार 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 जोड़ दिए तो क्या हो गया? ये आपको 18 हो गया। जबकि
ये भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, D2O होता है। तो ऑक्सीजन तो 16 ही रह गया, लेकिन ये जो ड्यूटेरियम होता है इसका एक ड्यूटेरियम का भार 2 होता है, तो 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 16 4 20 हो जाएगा, आपको आंसर यहाँ पे 20 हो जाएगा। परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले देखिए मॉडल का बात कर रहा है। सबसे पहले डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था, लेकिन यहाँ एक मॉडल का बात कर रहा है। तो मॉडल सबसे पहले किसने दिया था, जे थॉमसन ने सर्वप्रथम मॉडल का बात किया था। ठीक है, देखिए परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले प्रथम व्यक्ति जे थॉमसन थे। इस मॉडल के अनुसार परमाणु का धनात्मक आवेश परमाणु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित रहते हैं, जबकि ऋणात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉन तरबूज में विद्यमान बीजों के समान इसमें धसे हुए रहते हैं। और इसे ही क्या बोला है, प्लम पुडिंग मॉडल बोला जाता है। क्या कहता है, प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। 27 नंबर पे आइए। 27 नंबर में कह रहा है कि एसीटोन और जल उसके मिश्रण को पृथक्करण किस विधि द्वारा हम लोग कहेंगे, तो इसे हम लोग आसवन विधि द्वारा पृथक्करण करेंगे। जल में और केरोसिन तेल का उसके मिश्रण से पृथक्करण कैसे करना पड़ेगा, पृथक्कारी की फनल द्वारा करना पड़ेगा। 4 हो गया। दूध से क्रीम का पृथक्करण उपकेंद्रीय बल द्वारा, तो 2 हो गया। पादप सार तत्व से वर्णक पिगमेंट का पृथक्करण, तो ये वर्ण लेखन क्रोमेटोग्राफी के द्वारा करेंगे। तो 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। 28 नंबर पे आइए। कह रहा है कि एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है तथा द्रव्यमान संख्या 27 है। देखिए द्रव्यमान संख्या इसका कितना, 27 है, परमाणु क्रमांक कितना है, 13 है। तो 27 में से क्या कीजिएगा, 13 घटा दीजिएगा, तो आपको कितना बच गया, 4, और यहाँ पे 1 14 बच गया। तो ये आपको क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या है, न्यूट्रॉन की संख्या। अब प्रोटॉन की संख्या क्या है, जो परमाणु संख्या होता है वो प्रोटॉन की संख्या 13 हो गया और द्रव्यमान संख्या 27 हो गया। देखिए इसमें विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 13। तो ये जो है आपको जितना प्रोटॉन की संख्या होता है न्यूट्रल एटम में उदासीन मॉलिक्यूल्स या फिर एटम में, उतना ही आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। जितना परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या। सही है, 13 का 13 हो जाएगा। इसमें विद्यमान प्रोटॉन की संख्या 13 होती है, सही बात है। उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन जितना प्रोटॉन उतना ही। इसमें विद्यमान न्यूट्रॉन की संख्या 14 होती है। तो हम लोग देखें ही द्रव्यमान संख्या में जब आप परमाणु क्रमांक को घटा दीजिएगा तो आपको क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या, तो 14 हो गया। इसकी संयोजकता 2 नहीं, इसकी संयोजकता 3 होती है। क्यों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम लोग क्या लिखते हैं, 2 8 2 10 10 3 13। तो क्या है यहाँ पे 13, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है ना, तो यहाँ 2 8 2 10 3 13, तो इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। तो ये आपको क्या हो गया, गलत हो गया, डी नंबर गलत हो गया। अब यार यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन का रेडियोधर्मिक समस्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। रेडियोधर्मी का बात पता, ऐसे हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक हो, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है, लेकिन रेडियोधर्मी, तो ट्राइटियम क्या है आपको, रेडियोधर्मी समस्थानिक है। एक इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या किससे संबंधित है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अभिविन्यास मतलब ओरिएंटेशन से संबंधित है, ओरिएंटेशन से संबंधित है। जबकि आपको साइज किससे संबंधित है, साइज आपको संबंधित है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, और आकृति संबंधित है आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर से, और ये जो है आपको प्रचक्रण जो है स्पिन क्वांटम नंबर से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अभिविन्यास या ओरिएंटेशन। पीतल निम्नलिखित में से किस धातुओं से मिलकर बना होता है, पीतल, पिताजी, तो पीतल कितना हो गया, तांबा और जस्ता, तो तांबा जस्ता, तांबा और जस्ता, बी नंबर हो जाएगा पिताजी से। 32 नंबर, निम्नलिखित में से किसके अनुसार स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए एक फार्मूला होता है, आपको याद रखना, गैस लॉ कहते हैं इसे, पीवी बराबर NRT। तो इसमें क्या कह रहा है, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, ठीक है। गैस के नियत मात्रा, तो N भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो अब ये खत्म, R क्या है, गैस कांस्टेंट, ये भी खत्म हो गया। तो ये तीनों समाप्त हो गया। तो P क्या हो गया, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, नियत हो गया। तो P जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया,
वेलोसिटी के। तो यही कह रहा है कि आयतन, आयतन मतलब ये वॉल्यूम, और दाब के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। वॉल्यूम दाब के व्युत्क्रमानुपाती है। इस नियम को क्या कहते हैं, तो इस नियम को कहा जाता है बॉयल्स लॉ कहा जाता है। किसे कहा जाता है, बॉयल्स लॉ कहा जाता है। जबकि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी हो जाता तो इससे क्या कहते हैं हम लोग, चार्ल्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, चार्ल्स लॉ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड जो है कृत्रिम विषय संबंधित है। जेनॉन, ये जीनॉन लिखा हुआ जेनॉन ही होता है। ये स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। जेनॉन को क्या कहते हैं, स्ट्रेंजर गैस, ये निष्क्रिय गैस है। ठीक है, ब्लू विट्रोल, ब्लू विट्रोल कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। सिल्वर नाइट्रेट अमिट से हाई, तो इसका 3 हो गया। ब्लू विट्रोल का आपको 1 हो गया। जेनॉन क्या हो गया, स्ट्रेंजर गैस, और सिल्वर आयोडाइड क्या हो गया आपको, कृत्रिम वर्षा। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, 1 नंबर ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए 33 नंबर पे आते हैं हम लोग, सॉरी 33 नहीं, 34 नंबर पे। तो 34 नंबर में है कि पायरोलुसाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। तो पायरोलुसाइट का फॉर्मूला होता है MnO2। तो MnO2 में क्या है, मैग्नीज है, तो किसका अयस्क हो जाएगा, मैग्नीज का अयस्क हो जाएगा। ठीक है, बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए किस पॉलीमर का प्रयोग किया जाता है। तो बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है, पॉलीकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरीन गैस बनाने के लिए डिक्कन विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है आपको इसमें क्यूप्रिक क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है, क्लोरीन गैस बनाने के लिए डिक्कन विधि में उत्प्रेरक के रूप में क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व। देखिए सबसे पहले क्या हो गया, हाइड्रोजन, इधर हो गया हीलियम, ये दोनों तो क्या है, अधातु है। तो उसके बाद तीसरा नंबर पे क्या हो गया, लिथियम। लिथियम ही क्या है, पहला धात्विक तत्व है पीरियोडिक टेबल में। तो पहला है तो इसका ये परमाणु क्रमांक भी है 3 है, तो ये सबसे हल्का हो जाता है। कक्षा 7 का 1 में हेलोजन होता है। तो हेलोजन क्या हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सारा क्या है, 7A का तत्व है। ठीक है, 7A का तत्व है। तो बिल्कुल ये क्या हो गया, आपको सही हो गया, ये भी सही था। तरल अवस्था में पाए जाने वाला अधातु पारा है, नहीं पारा क्या है, धातु है। अधातु होता तो क्या होता, ब्रोमीन होता। तो ये आपको क्या हो गया, गलत हो गया। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाले अक्रिय गैस जेनॉन होते, ये भी क्या हो गया, आपको सही हो गया। तो सत्य नहीं पूछा जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर तथा इमली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अंगूर तथा इमली जो है आपको ये प्रचुर मात्रा किसमें, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल में पाया जाता है। और जबकि आप एसिटिक देखिएगा तो सिरका में पाया जाएगा आपको। सिट्रिक अम्ल आपको किसमें, नींबू और खट्टे पदार्थ में सिट्रिक अम्ल, और लैक्टिक अम्ल आपको दूध में पाया जाएगा। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंधक द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे कार्बन ये 2 बॉन्ड, ये क्या हो गया, इस तरह से ये क्या हो गया, इथेन है, इथीन है। इसमें क्या हो गया, 2 बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। तो जब 2 बॉन्ड होगा तो उसके क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कीन कहते हैं हम लोग। 2 बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। 3 बॉन्ड रहता, ये 3 बॉन्ड रहता तो इसे क्या बोलते हैं, अल्काइन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n होता है, जबकि इसका क्या होता है, CnH2n-2 होता है। और अगर एक बॉन्ड रहता तो इसका होता है CnH2n+2 होता है। अब देखिए निम्नलिखित यौगिकों पर विचार कीजिए। अल्युमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। कह रहा है कि उपयुक्त में से अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कौन करते हैं। तो जो उभयधर्मी होगा वही अम्ल और क्षार के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है। तो अल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों क्या उभयधर्मी का काम करता है। तो ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है। जबकि कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है, बिल्कुल क्षारीय होता है। तो 1 और 3 आंसर हो जाएगा। 1 और 3 गलत, 1 और 3 मतलब सी नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 41 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीजल इंजन में पहले हवा को कंप्रेस किया जाता है, बिल्कुल सही है।
और फिर इसमें डीजल ईंधन भरा जाता है। बिल्कुल सही। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से, यहाँ C10 लिख दिया, गलत हो गया। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से नापी जाती है, डीजल की गुणवत्ता C10 नंबर से। तो यहाँ क्या लिखा, डीजल की गुणवत्ता ऑक्टेन से, गलत हो गया। मतलब इसका उसमें उसका उसमें लिख दिया, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर सिर्फ एक सही है, तो केवल क्या हो जाएगा, एक ही सही हो जाएगा, केवल एक सही होगा। अब देखिए साबुन के बुलबुले का आंतरिक दबाव क्या होना चाहिए, तो साबुन का बुलबुला ये बना, तो अब देखिए यहाँ पे आंतरिक दबाव क्या है, ज्यादा होगा। नहीं तो अगर बाहरी दबाव ज्यादा होगा तो इसको कंप्रेस करके फोड़ देगा, तो आंतरिक दबाव को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा रखना, तब नहीं फूला फूला लगता है। तो बाह्य दबाव, आंतरिक दबाव क्या होगा, बाह्य दबाव के बराबर या बाह्य दबाव से अधिक। तो क्या हो जाएगा, बाह्य दबाव से अधिक होगा, तो ही फूला फूला हुआ दिखेगा। ये दूध का खट्टा होना और लोहे का जंग लगना किसका उदाहरण है। देखिए दूध का खट्टा होने का मतलब हो गया कि लैक्टिक एसिड आ गया, और दूध का खट्टा हो गया, क्या हो गया, लैक्टिक एसिड आ गया। जबकि लोहे का जंग लगने का मतलब हो गया कि आयरन का ऑक्साइड बन गया, तो जो था उससे अलग चीज बन गया। तो जो अलग चीज बन जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड और नेप्थलीन के मिश्रण को अलग करने हेतु कौन सी विधि, देखिए नेप्थलीन क्या होता है, ठोस से सीधे गैस में चला जाता है, ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। तो नेप्थलीन, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अगर सोडियम क्लोराइड के साथ नेप्थलीन है तो नेप्थलीन को निकाल देते हैं बाहर, अलग अलग करना है तो आसान विधि है क्या, ऊर्ध्वपातन विधि अपना लेंगे, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए नीलम, नीलम सेफायर का रासायनिक सूत्र क्या है, Al2O3, अल्युमिनियम ऑक्साइड कहा जाता है। नीलम क्या है, अल्युमिनियम ऑक्साइड इससे कहा जाता है। नीलम की कठोरता जो है 9 मापी जाती है, हीरे की कठोरता 10 मापी जाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि हीरे के बाद अगर कोई कठोर धातु है तो उसे आप नीलम के रूप में मान सकते हैं। 46 नंबर पे आते हैं, विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, पोलिनोलॉजी कहेंगे। पराग कण के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पोलिनोलॉजी। जबकि एग्रोएस्ट्रोलॉजी किसका अध्ययन है, घासों का अध्ययन है। पेडोलॉजी ये मृदा का अध्ययन है। विटिकल्चर अंगूर के उत्पादन का अध्ययन है। सैतालीस नंबर पे आते हैं हम लोग, कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है आपको रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। इसमें ये देखिएगा कि कोशिका शब्द का सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक किया। अब सोलिडन और स्वान के विषय में अगर देखिएगा तो इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। सोलिडन स्वान, क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, सोलिडन एंड स्वान ने दिया था। एंटोनी वान लुवेनहॉक ये क्या किया था कि जीवित कोशिका को देखने वाला पहला वैज्ञानिक था, एंटोनी वान लुवेनहॉक। जबकि अल्टमैन क्या किया था, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था। टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी वर्णक निम्नलिखित में से कौन है। तो टमाटर का लाल रंग क्या होता है, लिकोपिन के कारण होता है। जबकि आप ये देखिएगा कि गाजर का नारंगी रंग कैसे होता है, कैरोटीन के कारण होता है। चुकंदर का लाल रंग विटामिन के कारण होता है। ठीक है। और दूध का सफेद रंग केसिन के कारण होता है। 49 नंबर, पादप एवं जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। देखिए पादप और जंतुओं का संयोजक कड़ी जो है इसे युगलिना कहते हैं, क्योंकि युगलिना के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। लेकिन इसके अंदर कोशिका, प्लांट की तरह कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति किस में नहीं पाया जाता, एनिमल में नहीं पाया जाता। तो ये प्लांट का भी गुण रखता है और एनिमल का भी गुण रखता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, संयोजक कड़ी, कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। जबकि आर्कियोप्टेरिक्स का बात देखिएगा तो आर्कियोप्टेरिक्स आपको क्या है, और ये सरीसृप और पक्षियों के बीच का कड़ी है, सरीसृप और पक्षियों के बीच का कड़ी हो जाता है। जबकि आप ये देखिएगा कि ये न्यूपिलिना जो है ये आपको एनिलिडा और मोलास्का के बीच का कड़ी है। ये प्रोटोथीरिया देखिएगा तो सरीसृप और स्तनियों के बीच का संयोजक कड़ी कौन है, प्रोटीथीरिया है। निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम बायोटीन है। तो विटामिन B7 का नाम क्या हो जाता है, बायोटीन हो जाता है। और जबकि
विटामिन B3 का नाम आपको क्या होता है? नियासिन। विटामिन B12 का नाम हो जाता है साइनोकोबालामिन, और विटामिन K का नाम होता है फिलोक्विनोन। निम्नलिखित में से किसने जीवों का 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तावित किया था? तो रॉबर्ट विटिकर ने जीवों का 5 जगत का वर्गीकरण किया था, जिसमें इन्होंने क्या किया था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी और प्लांट, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया, ये 5 जगत में पूरी क्या किया था? क्लासिफिकेशन किया था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कार्लस लिनियस ने दिया था। 52 नंबर, शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है? तो शरीर के यकृत में क्या होता है? पीत का निर्माण होता है, और गोल ब्लैडर में जाके क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? देखिए एडेक, ADE एक क्या होता है? वसा में घुलनशील होता है एडेक, जबकि विटामिन BC 2 को बच गया, ये क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। तो BC क्या है? जल में घुलनशील है। विटामिन BC क्या है? आपको जल में घुलनशील है। अब आते हैं हम लोग 54 नंबर पे। 54 में कह रहा है कि वसा लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? तो यहाँ देखिए पेप्सिन, पीत अम्ल और लाइपेज। देखिए ये तो पीत अम्ल, इसका काम है इमल्सिफिकेशन करना। क्या काम है? इमल्सिफिकेशन करना, इमल्सीकरण हो गया। और लाइपेज जो है ये आपको ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है लाइपेज। तो 2 और 3 दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, 2 और 3। जबकि पेप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन के पाचन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पेप्सिन का इस्तेमाल प्रोटीन के पाचन में किया जाता है। 55 नंबर पे आइए। 55 नंबर है ना। वयस्क मानव के परिसंचरण तंत्र में ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करने वाला एकमात्र सिरा, देखिए हार्ट है। हार्ट से अगर ब्लड जाएगा बाहर की तरफ, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? धमनी। और इसके तरफ आएगा, हार्ट के आएगा, तो इसे कहते हैं सिरा। तो पूरा शरीर से जब ब्लड आता है हृदय में, तो सिरा के माध्यम से आएगा। तो पूरा शरीर से हृदय में क्यों आता है? ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए आता है। तो ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए आता है, तो सिरा में आपको हमेशा बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड रहेगा। लेकिन ये क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन युक्त होना चाहिए, बिना ऑक्सीजन की जगह पे ऑक्सीजन वाला होना चाहिए। तो फेफड़ा से जब ब्लड निकल के जब लंग्स के पास आएगा, तो उसमें क्या होगा? क्योंकि लंग्स से होते हुए आना है किसमें? हृदय में आना है, फेफड़ा से हृदय में आना है। तो इसके लिए यहाँ जो लगा हुआ रहेगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीजनेटेड सिरा कहेंगे, ऑक्सीजनेटेड युक्त सिरा कहेंगे। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करने वाला एकमात्र सिरा क्या हो गया? इसे पल्मोनरी सिरा कहते हैं। क्या नाम होता है? पल्मोनरी। पल्मोनरी जो है वो क्या कहते हैं? फेफड़ा से रिलेटेड टर्म है पल्मोनरी। 56 नंबर पे आते हैं। किसी एक सामान्य व्यक्ति में रक्त का पीएच क्या होता है? रक्त का पीएच 7.4 से 7.6 के बीच होता है। तो यहाँ पे क्या मारिएगा? 7.35 से 7.45 आप यहाँ लगा सकते हैं। एक्चुअली में अम्ल हम लोग का क्या होता है? क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। मानव नेत्र में लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो ये सिलियरी मांसपेशी जो होता है, लेंस होता है, यहीं पे सिलियरी मांसपेशी लगा हुआ होता है, इसी के द्वारा क्या होता है? इसके फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, सिलियरी मांसपेशी मसल्स के द्वारा। अब देखिए मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा शरीर के ताप का नियंत्रण किया जाता है? ये इसका क्या नाम है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के द्वारा क्या किया जाता है? ताप का नियंत्रण किया जाता है। 59 पे आते हैं हम लोग। 59 में क्या दिया हुआ है कि रोगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलिया इन्फ्लुएंजा जैसे वायरस नहीं, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, निमोनिया जैसी बीमारियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि यहाँ वायरस लिख दिया, जबकि यहाँ बैक्टीरिया होना चाहिए। राइनो वायरस समान सर्दी के लिए उत्तरदायी होते हैं, बिल्कुल सही है। एड्स HIV वायरस के कारण होता है। तो HIV वायरस के कारण होता है, तो आंसर क्या हो गया आपको? बी हो गया। 2 और 3, क्योंकि एक आपका गलत हो गया है। अब हम लोग आते हैं 60 नंबर पे। 60 नंबर में कह रहा है कि प्लाज्मोडियम की कौन सी प्रजाति मनुष्यों में घातक मलेरिया का कारण बनती है? तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ये जो है घातक प्रजाति होते हैं। कोटा उटा में जो है ना, राजस्थान के कोटा में ये वाला
आपको प्लाज्मोडियम फैल्सिपोरम वाला मलेरिया होता है बच्चों में। 61 नंबर, प्रजनन क्लोनिंग तकनीक का उपयोग करके मनुष्यों द्वारा सफलतापूर्वक क्लोन किया गया पहला स्तनधारी कौन सा था? तो ये क्या है? भेड़, और इसका नाम भी क्या था? डॉली। क्या नाम था? डॉली। डॉली इसका 1996 में इसको बनाया गया था, इसका क्लोन तैयार किया गया था। बायोमेडिकल नवाचारों से संदर्भ में जार्विक सेवन क्या है? ये कृत्रिम हृदय है। जार्विक सेवन क्या है? आपको कृत्रिम हृदय है। पहली बार अधिकृत अस्थायी कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण इसे ही किया गया था। अब देखिए, इम्यूनोग्लोब्यूलिन का कौन सा वर्ग मुख्य रूप से कोलेस्ट्रोम, जो माता के दूध में पाया जाता है, में मौजूद होता है और नवजात शिशु को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो ये कौन सा हो गया? आपको इम्यूनोग्लोबिन ए हो जाता है। क्या हो जाता है? इम्यूनोग्लोबिन ए हो जाता है। और ये किसमें? माता का जो पहला दूध होता है ना, उसी में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो और उसके बाद अगर देखिएगा आप, तो आईजीजी जो है, आईजीजी इसका ये होता है, ये रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला एंटीबॉडी है। आईजीएम जो है, ये प्रथम प्रतिक्रियाता का होता है, ठीक है, और ये सबसे पहले बनने वाला एंटीबॉडी है। आईजीई जो है आपको एलर्जी में ये काम करता है। आईजीई निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? असत्य फल है। निम्नलिखित में कौन सा असत्य फल है? तो सेब आपका असत्य फल है, स्ट्रॉबेरी क्या है? आपका असत्य फल, आम क्या है? आपको सत्य फल। क्यों? कि सेब का हम लोग क्या खाते हैं? थैलेमस खाते हैं। अगर पुष्प का अगर पाठ खाएंगे तो ही वो सत्य फल होगा, उसके अलावा अगर कुछ खाएंगे तो वो फल क्या हो जाता है? असत्य फल हो जाता है। जैसे असत्य फल के अंदर आपको क्या हो गया? सेब हो गया, नाशपाती हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, काजू हो गया, अनानास हो गया, अंजीर हो गया, ये सारा क्या है? असत्य फल है। तो एक और दो हो गया आंसर, एक और दो, बी नंबर हो गया आपको। 65 पे आइए, मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि जो कान की हड्डी है, स्टेपिज। तो तीन तरह का मिलस, एंकस और स्टेपिज होता है। तो ये स्टेपिज लास्ट वाला जो होता है, ये सबसे छोटी हड्डी है जो कि कान की हड्डी होती है। फीमर क्या है? जांग की सबसे बड़ी हड्डी है, सबसे मजबूत। ग्लूटियस मेसिकस जो है, ये आपको सबसे बड़ी मांसपेशी है, सबसे बड़ी मांसपेशी है। अब यहाँ पे आ जाइए 66 नंबर पे, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु उपस्थित होता है? तो इंसुलिन में आपको जस्ता पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या है? इंसुलिन कहाँ से निकलता है? आपको अग्नाशय के लेंगर्स द्वीपिका नामक भाग के बीटा सेल से। किससे? बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है। 67 नंबर, रक्त में किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो हेपरिन के कारण क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। 68 में आ जाइए, वही देखिए क्वेश्चन आ गया, सेब का खाने योग्य भाग क्या है? जैसे ये फूल है, ये क्या होता है? ये आपको पुष्पासन होता है, थैलेमस इसको कहते हैं, इसी पे टिका हुआ रहता है। तो यही जो है सेब बनता है, यही क्या होता है? सेब बनता है। तो इसमें हम लोग खाने वाला पार्ट क्या है? पुष्पासन, थैलेमस। पुष्पासन मतलब थैलेमस। निम्नलिखित में से कौन आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित नहीं है? देखिए केचुआ, केचुआ आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित, किससे संबंधित है आपको? ये एनिलिडा वर्ग में आता है, एनिलिडा, एनिलिडा फाइलम के अंतर्गत आता है। तो ये क्या हो गया? गलत आंसर ए ही हो जाएगा। जबकि केकड़ा, मधुमक्खी, कॉकरोच, ये सब आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? राइबोसोम प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन, या बेंडा दे दिया, गलत हो गया। नामकरण उल्टा उल्टा कर दिया, उल्टा, ये क्या हो गया? आपको गलत हो गया। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक गोल्जी काय को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। कोशिका का सबसे प्रमुख अंग केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, बिल्कुल सही है। तो सत्य नहीं पूछा जा रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। स्वस्थ मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्य सीमा क्या है? तो 180 से 200 mg तक सामान्य सीमा है, इससे ज्यादा हो जाता है तो दिक्कत शुरू हो जाता है। 72 नंबर पे आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पेयजल स्रोतों के अवशिष्ट पदार्थों से दूषित होने पर फैलने की सबसे अधिक संभावना है? इसे क्या कहते हैं हम लोग? टाइफाइड। देखिए, एक टाइफाइड, एक कोलेरा, ये दो बीमारी जो है संदूषित खाना और जल से
होता है। और विडाल टेस्ट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, टाइफाइड का प्रशिक्षण करते हैं, मतलब जांच करते हैं। अब आते हैं हम लोग 73 नंबर पे। 73 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस योग जीव में जैक्सन अंग जैकबसन अंग पाया जाता है। ये आपको सांप में जैकबसन अंग पाया जाता है और इसका काम क्या होता है कि ये एक तरह का क्या है कि रसायन संवेदी अंग है, ठीक है, और शिकार करने तथा प्रजनन व्यवहार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 74 नंबर पे आइए। एम्स टेस्ट जो है इसका काम क्या है कि कैंसर जन्य को पता करता है। 4 हो गया। मंटॉक्स टेस्ट, तो मंटॉक्स टेस्ट टीबी के लिए होता है, टीबी 3 नंबर हो गया। सिक टेस्ट डिप्थेरिया के लिए होता है, तो ये 2 नंबर। और विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए होता है 1 नंबर। 4 3 2 1, 4 3 2 1 ये हो जाएगा बी नंबर। पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। तो क्या हो जाता है, स्पुतनिक 1 हो जाता है। प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 हो जाता है। सोवियत संघ रूस के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था, जबकि मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा वोस्तोक 1 के द्वारा की गई थी 1961 में। और इसमें यूरी गागरिन इसी अंतरिक्ष यान के माध्यम से 1961 में यात्रा किया था। और ये जो है आपको वोस्तोक 6 जो है ये विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंटिना तेरेस्कोवा ने 1963 ईस्वी में वोस्तोक 6 से अंतरिक्ष की यात्रा की थी, जबकि अपोलो 11 जो है उस चंद्रमा पर मानव को सर्वप्रथम ले जाने वाला यान था और इसी में नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा पर पहला बार कदम रखे थे। 75 हो गया। 76 पे आइए। बायोडायवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो ये वाल्टर जी रोसेन के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। वाल्टर जी रोसेन के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। जबकि बायोलॉजिकल डायवर्सिटी शब्द का प्रयोग रेमंड एफ डायसन के द्वारा किया गया था। रेमंड एफ डासमैन के द्वारा क्या किया गया था, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी का शब्द दिया गया था। अर्निज नेंस जो है एक गहन परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था, जबकि नॉर्मन मायर्स जो है ये हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किया था। 77 नंबर। मनुष्यों में होने वाला ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग का कारक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारक जो होता है वो नाइट्रेट होता है। और इसमें देखिएगा कि पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता कारण ये होता है, जबकि पारा युक्त जल पीने से क्या होता है, मिनीमाता डिजीज होता है। कैडमियम की अधिकता के कारण आईटीआई रोग होता है और आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट नामक रोग होता है। 77 हो गया आपको। 78 नंबर पे आइए। 78 में है कि विभिन्न चंद्रयान के प्रक्षेपण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिएगा कि चंद्रयान 1 का प्रशिक्षण जो है 22 अक्टूबर 2008 को किया गया था। सही बात है। चंद्रयान 2 का प्रशिक्षण जो है 22 जुलाई 2019 को किया गया था। ये गलत हो गया, 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान 3 का प्रशिक्षण जो है आपको प्रक्षेपण जो है आपको 14 जुलाई 2023 को किया गया था। ये भी क्या हो गया, आपको गलत हो गया। सिर्फ केवल क्या है, एक आपका सही है। 79 में भारत का प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो ये आपको UR राव के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा, UR राव के द्वारा तैयार किया गया था। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाने वाला पहला उपग्रह जो था आर्यभट्ट था, जिसका प्रक्षेपण 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा किया गया था। 80 नंबर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो कौन है, वी नारायण है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष जो है वी नारायण है। अब आते हैं हम लोग 81 नंबर पर। इसरो द्वारा मंगलयान 2 का प्रक्षेपण किस वर्ष निर्धारित है। तो ये प्रक्षेपण जो है आपको
इसरो द्वारा मंगलयान 2 का प्रक्षेपण 2026 में प्रस्तावित है। कब? 2026 में प्रस्तावित है। जबकि अन्य का देखिएगा तो गगनयान का 2027 में है, ठीक है, चंद्रयान 4 का 2028 में है, और मंगलयान 2 एक मिनट, ये जो है मंगलयान 2 का प्रक्षेपण जो है 2030 में प्रस्तावित है। गलत बता दिया था मैंने पहले। ये इसरो के द्वारा आधिकारिक अनुसार मंगलयान 2 मिशन को 2030 में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में चर्चा में रहा जोरावर क्या है? जोरावर आपको युद्धक टैंक है। क्या है कि जोरावर स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित भारत का पहला हल्का युद्धक टैंक है। 83 नंबर, भारत की 3 सेनाओं का संयुक्त अभ्यास कोल्ड स्टार हाल ही में कहां आयोजित किया गया? तो कोल्ड स्टार आयोजित जो है आपको मध्य प्रदेश में किया गया। भारत की तीनों सेनाओं, जल सेना, वायुसेना तथा स्थल सेना का संयुक्त अभ्यास कोल्ड स्टार हाल ही में मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। ये एक ड्रोन अभ्यास था। 84 नंबर पे आइए। अभ्यास ड्रोन कवच का आयोजन हाल ही में कहां किया गया? तो ये आपको कहां किया गया? अरुणाचल प्रदेश में किया गया। इस अभ्यास में भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के द्वारा इसमें भाग लिया गया था। वर्तमान में सेना प्रमुख कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी है। हाल ही में किस देश ने पहली घरेलू रूप से डिजाइन की गई मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतेह 1 का परीक्षण किसने किया? तो ये किसने किया? ईरान के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? ईरान के द्वारा किया गया। 86 नंबर पे आइए। 86 में कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस शहर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया? कहां पे किया गया है? पटना में ये साइंस सिटी का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ये राजेंद्र नगर में 21 एकड़ में इसे स्थापित किया गया है। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये इसका क्या नाम है? रुद्रम 1 नाम है। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 है। इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा किया गया तथा इसका परीक्षण जो है उड़ीसा स्थित अब्दुल कलाम द्वीप पे किया गया। 87 नंबर, हाल ही में खबरों में रहा स्टील डोम किस देश द्वारा विकसित किया गया? तो आयरन डोम सुनते होंगे इजराइल के द्वारा, इसका नाम क्या है? स्टील डोम। तो स्टील डोम जो है तुर्की के द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा? तुर्की के द्वारा विकसित किया गया है। 89 पे आइए। भारत में विकसित किए जा रहे अगली पीढ़ी के 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान का नाम क्या है? तो इलेक्ट्रिक ट्रेनर का विमान जो है हंसा, क्या नाम है? ई हंसा। भारत इलेक्ट्रिक हंसा नामक अपनी अगली पीढ़ी का 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट विकसित कर रहा है। स्वदेशी रूप से विकसित ई हंसा विमान आयातित ट्रेनर विमानों की तुलना में इसकी कीमत क्या होगी? आधी होगी। इसकी कीमत आधी हो जाएगी। तो हम लोग आते हैं 90 नंबर पे। 90 नंबर पे कह रहा है मिशन मौसम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपको क्या है? मिशन मौसम का बात किया जा रहा है। एक प्रोजेक्ट मौसम होता है लेकिन ये मिशन मौसम है। तो इसका जो मंत्रालय है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ठीक है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इसका नोडल एजेंसी है। तो ये तो आपको 2 नंबर सही हो गया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि मौसम पूर्वानुमान की सटीकता बढ़ाना और भारत को जलवायु स्मार्ट बनाना है। जबकि यहाँ क्या दिया? पुरातात्विक अनुसंधान का बात किया नहीं, ये आपको मौसम पूर्वानुमान की सटीकता को बढ़ाना और भारत की जलवायु को स्मार्ट बनाना है, इस पे आधारित था। तो ये आपको 1 नंबर क्या हो गया? गलत हो गया। तो गलत ही तो चुनने के लिए कह रहा है। तो क्या हो जाएगा? गलत क्या होगा? केवल 1 हो जाएगा। गलत केवल 1 हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि लेजर का अर्थ क्या है?
तो लेजर का अर्थ जो होता है आपको लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। भारत में हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 23 अगस्त को हो जाएगा। भारत 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बना और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र पर पहुंचने वाला पहला देश बना। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को सम्मानित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया। 93 नंबर, हाल ही में विश्व का पहला थोरियम मोल्टेन साल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन किस देश के द्वारा शुरू किया गया? तो किसके द्वारा किया गया है? चीन के द्वारा। ये चीन ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला मोल्टेन साल्ट पर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया। कहां पे? गोबी रेगिस्तान में। 94 नंबर, हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस बल में 1000 से अधिक कर्मियों वाली पहली महिला रिजर्व बटालियन को मंजूरी दी है? ये क्या है आपको? CISF में दिया है। 1000 से अधिक कर्मियों वाली यह इकाई हवाई अड्डों तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के क्या करेगी? सुरक्षा मजबूत करेगी। 95 नंबर पे आइए। हाल ही में भारत के पहले हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक का उद्घाटन किस IIT द्वारा किया गया? तो IIT मद्रास के द्वारा ये किया गया। हाल ही में बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो मुख्य सचिव अमृत प्रत्यय को। पहले कौन थे? अमृत लाल मीणा थे, उसके जगह पे अमृत प्रत्यय को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। बिहार सरकार द्वारा घोषित प्रमुख दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो बीजीओ, ये जो है 7 अगस्त जो बिहार संग्रहालय दिवस जो है, ये आपको कब है? 7 अगस्त को। 7 अगस्त को क्या होता है? बिहार संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। यहाँ अप्रैल दे दिया है तो ये क्या हो गया? और सारा क्या है आपका? सही है। 98 पे आइए। हाल ही में नज ऐप बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नज ऐप जो है ये आपको शिक्षा विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी विद्यालय में शिक्षकों की निगरानी करना है। 99 नंबर पे आइए। बिहार सरकार ने हाल ही में किस वर्ष तक बिहार को फाइलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो कब तक किया है? 2027 तक। बिहार सरकार ने वर्ष 2027 तक बिहार को फाइलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 100 नंबर पे लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो। हाल ही में अघोषित 7 निश्चय 3 के उपघटों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव जो है ये इस 7 निश्चय भाग 2 का है, भाग 2 का घटक है। तो आंसर यही हो जाता है। और 7 निश्चय 3 में कौन सब है? दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति, प्रदेश में समृद्धि, उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य, सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन, मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार, सबका सम्मान, जीवन आसान। ये सारा का सारा क्या है? 7 निश्चय 3 के घटक है। तो इस तरह से आपका ये वाला चैप्टर खत्म हुआ और आगे ही वीडियो इसी तरह से आते रहेगा। हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहिए। धन्यवाद।